हेलो दोस्तों, आज हम लोग पुष्पी पादम में लैंगिक जनन का सेकेंड क्लास करने वाले हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे पुष्प के बारे में पढ़ लिए थे, जिसे बाह्यदलपुंज और दलपुंज हम लोग पिछला क्लास में पढ़ लिए थे। और पुमांग और जयांग के बारे में भी थोड़ा बहुत बताए थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जयांग के बारे में, यानी मेल भाग। पुष्प का मेल भाग हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको पुष्प वृंत बोलते हैं। एक मिनट दिख रहा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पुष्प वृंत बोलते हैं। और इसको दलपुंज, बाह्यदल, इसको एक को हम लोग बाह्यदल बोलते हैं। क्या? बाह्यदल। और इसको समूह का हमको बाह्यदल पुंज बोलते हैं। बाह्यदल पुंज बोलते हैं। ये जो कलर दिख रहा है लाल पीला हरियर, ये होता है, इसको दल बोलते हैं। और पूरा समूह को दल पुंज बोलते हैं। क्या? दल पुंज। तो इसको क्या बोलते हैं, पुष्प वृंत बोलते हैं। इसको क्या, जो हरा टाइप का होता है, इसको हम लोग बाह्यदल पुंज बोलते हैं। देखिए, बाह्यदल पुंज। ये आप लोग को दिख रहा होगा। ये हरा हरा, इसको क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज। ये सभी फूल में हरे टाइप के ही होते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में इसका काम होता है। प्रकाश संश्लेषण में तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे ये सब। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके थे ये सब। पिछला क्लास में पढ़ चुके थे फूल के 4 चक्र होते हैं। पहला बाह्यदल पुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमांग और चौथा जयांग। तो पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे। ये कलर दिख नहीं रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं है। पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे बाह्यदल पुंज, दलपुंज और पुमांग और जयांग। हम लोग बाह्यदल पुंज के बारे में पढ़ चुके थे। इसको बाह्यदल पुंज बोलते हैं। क्या? इसको बाह्यदल पुंज बोलते हैं। इसको वृंत बोलते हैं, पुष्प वृंत। और इसको दलपुंज बोलते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग पुष्प वृंत और बाह्यदलपुंज और दलपुंज पढ़ चुके थे। पिछला क्लास में ये भी बताए थे जयांग और पुमांग के बारे में भी बताए थे। पुमांग का भाग ये देखिए, इसको पराग कोश है। ये पराग कोश पुमांग का भाग है। और वृंत इसको पुमांग का भाग है। और हम लोग जयांग में पढ़े थे ये वर्तिकाग्र और वर्तिका और अंडाशय के बारे में थोड़ा बहुत बताए थे। तो हम लोग आज जयांग यानी पुष्प के मेल भाग के बारे में आज हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, पुष्प का पौधे में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट। क्या? तो आवृत पौधे में पुष्प उसका लैंगिक अंग होता है। आवृत बीज पौधे में क्या? पुष्प उसका लैंगिक भाग होता है।
पुष्प में नर जनन अंग, पुष्प में नर जनन अंग के रूप में पुंकेसर और मादा जनन अंग में जयांग के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है। पुंकेसर व जयांग के अंदर असूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्रमशः परागकण व महाबीजाणु का निर्माण होता है। तो पुंकेसर व जयांग में मतलब मेल फूल का मेल भाग या फीमेल पार्ट में असूत्री विभाजन होता है। इसके फलस्वरूप परागकण और महाबीजाणु का निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मक भिद यानी मेल गैमेट एवं महाबीजाणु से मादा युग्मक यानी फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। यानी फूल में मेल से मेल गैमेट और फीमेल से फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। नर युग्मक भिद में नर युग्मक यानी फीमेल गैमेट बनता है, मादा युग्मक से अंडाशय यानी एग सेल बनती है। नर युग्मक एक अंडा कोशिकीय से संयुक्त युग्मज यानी जैगोट यानी नर और नर का यानी मादा नर का परागकोश से परागकण और मादा से अंडाशय से मिलकर का जैगोट का निर्माण होता है। और निषेचन के पश्चात युग्मज बीजांड को बीज कहते हैं। बीजांड के अंकुरक नए पौधे का निर्माण होता है। उसके बाद हम नए पौधे का निर्माण होता है। तो ये आपको बेसिक ऊपर से बता दिए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सभी घटनाएं 3 चक्र में बांटा है, निषेचन के पूर्व, निषेचन और निषेचन के पश्चात। तो हम लोग आज पुमांग ये पढ़ने वाले हैं। पुष्प का मेल भाग पुमांग यानी एंड्रोसियम। क्या एंड्रोसियम। तो देखिए पुष्प पुमांग भाग नर जनन अंग है। पुमांग को हम लोग नर जनन अंग कहते हैं। क्या पुमांग को हम लोग नर जनन अंग कहते हैं। पुमांग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुमांग की इकाई को क्या पुंकेसर कहते हैं। लघु बीजाणु भी कहते हैं। आवृत बीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों में होता है। अतः यह आवृत बीजाणु परागकोश 2 पालियों से है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें ही परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर ही परागकोश का या लघु बीजाणु का निर्माण होता है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। परागकोष्ठ की संरचना। क्या परागकोष्ठ की संरचना। तो देखिए इसमें परागकोष्ठ की संरचना देखिए ये होता है। इसको जब आप काटिएगा तो ये आपको नजर आएगा। इसको जब ऐसे काटिएगा, देखिए आपको एक फिगर और ले लेते हैं। देखिए इसको जब काटिएगा तो ये 2 कोष्ठ में होता है। ये 2 कोष्ठ में होता है और इधर भी 2 कोष्ठ यानी 4 चक्र होते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखिए पुमांग के नर जननांग पुमांग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं या लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। आवृत्ति पुष्पों का परागकोश 2 पालियों में होते हैं। यहाँ पर देखिए 2 पालियों लिखा हुआ है। ये 2 पालियों में ही होता है, एक इधर और एक इधर। अतः अवृत परागकण 2 पालियों संरचना होते हैं। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। इन्हें ही परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए परागकोश की संरचना। एक परागकोश 2 पाली होता है। प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। तो एक परागकोश 2 पाली में एक परागकोश 2 पाली होता है। प्रत्येक में
2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक में क्या 2 कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक में 2 कोष्ठ होते हैं। पूर्ण पराग कोश एक चतुर्थ कोणीय संरचना होती है। ये चतुर्थ कोणीय, देखिए एक ये हो गया, एक ये। इसको जब काटिएगा तो देखिए चतुर्थ कोणीय होगा ना, ये चारों दिख रहा है। इसको ऐसे काटिएगा तो ये आपको नजर आएगा। तो यहाँ पर लिखा है प्रकाश कोश के एक चतुर्थ कोणीय संरचना होती है। इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी होती है। लघु बीजाणुधानी से ही लघु बीजाणु का अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है। तो इसमें ही पराग कणों का निर्माण होता है। देखिए ये आपको दिख रहा, ये सब छोटा छोटा, इसमें ही पराग कणों का निर्माण होता है बीजाणुधानी में। तो लघु बीजाणु की संरचना हम लोग देखने वाले हैं। तो लघु बीजाणु के निम्न 4 परत से मिलकर बनता है। लघु बीजाणु कितने परतों से मिलकर बनते हैं? तो लघु बीजाणु 4 परतों से मिलकर बनते हैं। पहला बाह्य त्वचा, दूसरा अंतःस्थिसियन, और तीसरा मध्य परत, और चौथा टेपिटम। देखिए यह सबसे बाहरी परत चपटी होती है, बाह्य त्वचा। देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, ये बिस्कुट टाइप का चपटा बाह्य त्वचा है। यहाँ पर देखिए इसको क्या बोलते हैं? ये गलती लिखा गया, ये बीच वाला बाह्य त्वचा। देखिए यहाँ पर है बाह्य त्वचा, इसको क्या बाह्य त्वचा बोलते हैं। आपको ये बाह्य त्वचा दिख रहा होगा, ये बाह्य त्वचा हो गया। ये सबसे बाहरी परत है। क्या? ये सबसे बाहरी परत है। उसके बाद अंतःस्थिसियम। देखिए बाह्य परत के बाद अंतःस्थिसियम होता है। देखिए या दूसरी एक परत होती है, या पराग कोश के स्फुटन में सहायता करता है। जब पराग कोश विकसित होता है तो स्फुटन के मतलब होता है क्या? जो पक के उससे पराग कोश बाहर आता है। तो स्फुटन में कौन मदद करता है? तो अंतःस्थिसियम का क्या काम है? स्फुटन में सहायता करता है। जब परिपक्व हो जाता है फल तो वो फटकर बाहर आने में मदद करता है। यह तीसरा हो जाएगा मध्य परत। ये देखिए तीसरा ये मध्य परत हो गया। ऐसा ये मध्य परत हो गया। तो ये 3D में है, इसमें बढ़िया से दिखेगा। ये 3-4 स्तरीय परत होते हैं। देखिए इसमें कितना पर स्तर है? 1 2 3 4, 3 से 4 स्तर इसमें होते हैं मध्य परत में। मध्य परत में कितने स्तर होते हैं? तो 3 से 4 स्तर होते हैं। चौथा टेपिटम, ये शंकु आकार का, पिरामिड आकार का। देखिए इसको क्या बोलते हैं? टेपिटम। टेपिटम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। टेपिटम आकार की एक स्तरीय परत है। ये पिरामिड आकार का एक स्तरीय परत है। तो हम लोग लघु बीजाणु के संरचना देखे हैं। तो लघु बीजाणु में टोटल 4 संरचना होती है। पहला आपको बाह्य त्वचा, दूसरा अंतःस्थिसियम, और तीसरा मध्य परत, और चौथा टेपिटम। बाह्य त्वचा ये सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। उसको बाद वाली परत को अंतःस्थिसियम कहते हैं। उसको बाद वाली परत को क्या? मध्य परत कहते हैं। ये 3 से 4 स्तरीय परत होते हैं। और सबसे अंदर वाला को, पिरामिड को क्या? टेपिटम कहते हैं। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। टेपिटम का हम लोग कार्य देखने वाले हैं।
क्या, टेपिटम। देखिए यार, त्रिभुजाकार या टेपिटम हो गया, इसको टेपिटम बोलते हैं। ये बाह्य परत हो गया, इसको सबसे बाहरी परत बोलते हैं, इसको अंतस्थीसियम बोलते हैं। उसके बाद मध्य परत 3 या 4 स्तर में होता है, उसके बाद टेपिटम। तो टेपिटम यह विकसित होकर लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करता है। लघु बीजाणु का क्या पोषण प्रदान करता है, टेपिटम। तो टेपिटम का कार्य क्या है, यह विकसित होकर लघु बीजाणु का पराग पोषण प्रदान करता है। इसका काम क्या है, लघु बीजाणु का पोषण प्रदान करना। यह पराग कोष कीट का भी निर्माण भी करता है, यह कीट का भी निर्माण करता है। टेपिटम एक स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन का स्रावित करता है। टेपिटम स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन का स्रावन करता है, जो परागकण को वर्षा, धूल और सर्दी गर्मी आदि से सुरक्षा रखता है। तो टेपिटम का कार्य क्या है, टेपिटम एक स्पोरोपोलेनिन नामक प्रोटीन का स्रावन करता है। इसका क्या काम है, तो ये वर्षा, धूल और सर्दी और गर्मी आदि से सुरक्षित रखता है। तो लघु बीजाणु को टेपिटम सर्दी, गर्मी, वर्षा, धूल से सुरक्षित रखता है। क्या, सुरक्षित। तो टेपिटम एक स्पोरोपोलेनिक नामक प्रोटीन का स्रावन करता है, जिससे वर्षा हो गया, धूल, गर्मी, सर्दी आदि से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चौथा हो गया, यह केलेस एंजाइम का भी स्रावन करता है। क्या, यह केलेस एंजाइम का भी स्राव करता है। बीजाणु, लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायता करता है। स्फुटन उसी को बोलते हैं जो परिपक्व होकर बीज बाहर, लघु बीजाणु बाहर आता है, तो उसको स्फुटन बोलते हैं। क्या, स्फुटन। तो यह केलेस एंजाइम का स्रावन करता है, जो बीजाणु, लघु बीजाणु के स्फुटन में सहायता करता है। तो केलेस एंजाइम का काम क्या है, तो लघु बीजाणु को स्फुटन यानी बाहर निकलने में मदद करता है। तो चलिए हम लोग आगे। लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन माइक्रोस्पोरोगेनिस। तो लघु बीजाणु, इसको देखिए काम क्या है। तो लघु बीजाणु धानी को परिपक्व होने पर बीजाणु जनन उत्तक समसूत्री विभाजन द्वारा संख्या में वृद्धि करता है, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिकाओं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं कहलाती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। 4 लघु बीजाणु आपस में जुड़कर उन्हें लघु बीजाणु चतुर्थ कहते हैं। यदि चतुर्थ परिपक्व होकर अलग अलग हो जाता है और 4 परागकणों का निर्माण करता है। ये परागकोश के स्फुटन है। अभी बोले स्फुटन का मतलब परिपक्व होकर बाहर बीजाणु निकलना। तो देखिए ये परागकोश है। परागकोश में स्फुटन होकर देखिए परागकण बाहर आता है और एक कीटों द्वारा बाहर जाकर परागन करता है। तो ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, स्टोमिया। ये परागकण हो गया, ये गोल गोल छोटा छोटा सा दिख रहा होगा आपको, इसको क्या बोलते हैं, परागकण। तो स्फुटन परागकण, स्फुटन में ही परागकण बाहर आता है। परागकोश में कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। परागकोश में कितने स्तर पाए जाते हैं, 4 स्तर पाए जाते हैं। पहला बा स्तर, अंत स्तर और मध्य स्तर और टेपिटम। अभी पीछे बताए हैं परागकोश के परिपक्व होने पर
मध्य स्तर व टेपिटम नष्ट हो जाता है। पराग कोश जब परिपक्व हो जाता है यानी पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो मध्य स्तर और टेपिटम क्या नष्ट हो जाता है। उसका चित्र होगा तो दिखाते हैं आप लोग का, ये देख लीजिए, इससे समझ लीजिए। तो पराग कोश के कुल 4 स्तर पाए जाते हैं। तो पराग कोश के कुल 4 स्तर होते हैं। पहला बाह्य स्तर, अंत स्तर, मध्य स्तर और लास्ट में टेपिटम। तो पराग कोश जब परिपक्व हो जाता है तो मध्य स्तर और टेपिटम नष्ट हो जाता है, और जो अंत स्तर है बाह्य स्तर के बाद वाला वो परिपक्व होकर अस्टोमियम वाले स्थान पर अंत स्तर पतली हो जाती है। क्या जो बाह्य स्तर के बाद वाली है वो पतली हो जाती है और कोशिका जल हानि करके सिकुड़ जाती है, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और पराग कोश अस्टोमियम स्थान से फट जाती है, जिससे पराग कोश से परागकण स्वतंत्र हो जाता है। जब ये फट जाता है, देखिए ये पराग कोश हो गया। क्या ये पराग कोश जब यहाँ से काटिएगा तो देखिए ये परागकण है। क्या परागकण, तो ये जब परिपक्व हो जाता है, फट जाता है, तो ये वहाँ से परागकण स्वतंत्र हो जाता है। क्या परागन के लिए। तो परागन एक चैप्टर है, ये इसी में चैप्टर है, उसको आगे हम बताएंगे। देखिए परागकण की संरचना अभी पीछे बता चुके हैं। परागकण की संरचना, तो इसको बाह्यचोल बोलते हैं। सबसे बाहरी वाली परत को बाह्यचोल बोलते हैं, उसको बाद वाली अंतचोल बोलते हैं, ये सेकेंड वाली। उसको बाद वाली को पराग कोश में ही क्या परागकण रहता है। तो परागकण की संरचना देखिए, ये हो गया परागकण की संरचना। ये आपको दिख रहा है, ये परागकण की संरचना है। इसको सबसे बाहरी परत को बाह्यचोल बोलते हैं, उसको बाद अंतचोल बोलते हैं। ये सेकेंड वाली परत को अंतचोल बोलते हैं। क्या अंतचोल। और ये जनन छिद्र है, यहाँ से जनन करता है, और इसको क्या वर्धी केंद्रक बोलते हैं। और ये वर्धी कोशिका हो गया, जनन कोशिका और जनन केंद्र। ये देखिए जनन कोशिका हो गया, ये जनन केंद्रक हो गया। तो देखिए परागकण नर युग्मक भिद को प्रथम कोशिकाएं होती है। तो परागकण नर युग्मक भिद को प्रथम कोशिका होती है। तो परागकण नर युग्मक भिद के प्रथम कोशिका होती है। परागकण एक अगुणित कोशिका होती है। इसमें 2 भित्तियाँ पाई जाती है, पहला बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति। बाहरी भित्ति को बाह्यचोल और आंतरिक भित्ति को अंतचोल बोलते हैं। तो परागकण में अगुणित कोशिका होती है, यानी n होती है, और n + n मिलकर 2n का निर्माण होता है, तब जैगोट जाके मिलता है। तो ये अगुणित होती है। क्या अगुणित कोशिका होती है। इसमें 2 भित्ति पाई जाती है, पहला बाह्य भित्ति और आंतरिक भित्ति। बाह्य भित्ति को बाह्यचोल और आंतरिक भित्ति को अंतचोल बोलते हैं। तो ये देखिए बाह्यचोल, ये आपका बाह्यचोल हो गया। सबसे बाहरी परत को क्या बाह्यचोल बोलते हैं। ये सबसे बाहरी परत को क्या बाह्यचोल बोलते हैं। तो बाहरी परत देखिए, बाह्यचोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक बसीय पदार्थ स्पोरोपोनिनी से मिलकर बनती है। स्पोरोपोनिनी पर किसी भी ताप, आम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। स्पोरोपोलिनी पर किसी भी आम्ल, क्षार या तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या स्पोरोपोनिनी पर किसी भी प्रकार का ताप, आम्ल, क्षार
का प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकण का जैविक अपघटन नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन बोलेगा परागकण की जैविक अपघटन नहीं होता है। परागकण की जैविक अपघटन नहीं होता है। तो क्या परागकण की जैविक अपघटन नहीं होता है? कारण कि नहीं होने के कारण है इसमें ताप, अम्ल, क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बाह्यचूल एक अत्यधिक प्रतिरोधी बसीय पदार्थ स्पोरोपोलेनी का पोलोनी से मिलकर बना है। स्पोरोपोलेनी पर कोई भी ताप हो गया, अम्ल, क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि परागकण का कोई जैविक अपघटन नहीं होता है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अंतचूल यानी आंतरिक परत, ये आपका आंतरिक परत हो गया। ये आंतरिक परत है, दिख नहीं रहा है। ये आपका आंतरिक परत हो गया। क्या आंतरिक परत? ये आपका आंतरिक परत हो गया यानी अंतचूल। क्या अंतचूल? अंतचूल प्रेक्टोसेलुलोज। तो अंतचूल पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बना होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है तो पौधे में क्या सेलुलोज पाया जाता है? तो अंतचूल यानी आंतरिक परत में पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनता है। तो आंतरिक परत किससे मिलकर बनता है? तो पेक्टोसेलुलोज से। तो आंतरिक परत किससे मिलकर बनता है? तो सेलुलोज से मिलकर बनता है। अंतचूल से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। आंतरिक परत से ही पराग नलिका का निर्माण होता है। आंतरिक चूल से क्या? पराग नलिका का निर्माण होता है। तब पराग कोश से निकलने से पहले इनका केंद्रक में विभाजन हो जाता और या दो केंद्रक का निर्माण होता है। पहला वर्धी केंद्रक और दूसरा जनन केंद्रक। तब पराग कोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है। पराग कोश देखिए परागकोश, देखिए परागकोश हो गया। ये परागकोश हो गया। परागकोश से निकलने परागकण कहाँ से निकलता है? ये परागकोश से ही परागकण निकलता है। ये परागकोश हो गया। परागकोश से क्या? परागकण निकलता है। तब परागकणों का परागकोश से निकलने के पहले इसके केंद्रक में विभाजन हो जाता है। पीछे इसको देखें हम, ये देखिए केंद्रक, जनन केंद्रक। इसमें क्या विभाजन हो जाता है? ये जनन केंद्रक हो गया, इसमें क्या विभाजन हो जाता है। और विभाजन से वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक का निर्माण होता है। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी कोशिका और जनन कोशिका बनता है। वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक, फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और वर्धी केंद्रक और जनन केंद्रक का बनता है। तो चलिए आगे। अंतचूल। बाह्यचूल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं। बाह्यचूल में क्या? जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं। तो बाह्यचूल में जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं। इसमें छिद्र पाया जाता है, हालांकि दिख नहीं रहा। इसमें जगह जगह छिद्र पाए जाते हैं जिसे जनन छिद्र कहते हैं, जिससे पराग नलिका निकलती है। क्या? जिससे पराग नलिका निकलती है। द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होती है और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प का वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का अंकुरन होता है तथा परागकण
के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल यानी बाह्य आंतरिक परत द्वारा पराग नली का निर्माण होता है। यह पराग नलिका बढ़ते हुए बीजाणु में प्रवेश करता है। जनन कोशिका को पराग नलिकाओं के माध्यम से बीजाणु में पहुंचता है। जनन कोशिका पराग नली के रास्ते से समसूत्री द्वारा विभाजित कर 2 युग्मक यानी जाइगोट का निर्माण करता है। तो आज हम लोग क्या देखें, जयांग यानी पुमांग के बारे में हम लोग आज पढ़े हैं। तो आप लोग हम रिकॉल करवा देते हैं। देखिए आज हम लोग जयांग पढ़े, जयांग नहीं पुमांग। पुमांग यानी पुष्प का मेल भाग, पुष्प का नर भाग। पुमांग, पुमांग की इकाई को पुंकेसर बोलते हैं। इकाई को क्या पुंकेसर बोलते हैं, पुंकेसर। ये देखिए आपका ये परागकोश हो गया, ये फिलामेंट नर फिलामेंट हो गया एंथर, इसको क्या बोलते हैं परागकोश। तो जयांग के कितने भाग हैं, ये 2 भाग हैं, क्या परागकोश और फिलामेंट। तो पुष्प के नर कितने भाग होते हैं, तो 2 भाग होते हैं, परागकोश और दूसरा फिलामेंट। परागकोश के अंदर हम लोग इसकी संरचना के बारे में पढ़े। पहला होता है बाह्य, एक मिनट, हाँ तो इसके बारे में पढ़े। पहला क्या, देखिए इसमें पहला बाह्य त्वचा पढ़े, पहला बाह्य त्वचा पढ़े, फिर अंत त्वचा यानी आंतरिक स्थिसियम पढ़े, दूसरा मध्य परत पढ़े और टेपिटम पढ़े। तो इसके अंदर परागकोश के अंदर के 4 होता है वो पढ़े। तो पुष्प के नर भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, पुमांग बोलते हैं। पुमांग की इकाई को क्या पुंकेसर बोलते हैं। पुमांग यानी एंड्रोसियम, पुमांग को इंग्लिश में क्या एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम के कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, परागकोश और फिलामेंट। ये परागकोश और फिलामेंट, इसको 4 चक्र होता है, परागकोश को 4 चक्र होता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़े हैं। और अगला क्लास मेल भाग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो हाँ, आप नए चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए धन्यवाद।